जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों मेरे साथ एक मौजूद हैं आज एक यंग पाकिस्तानी जो कि लॉयर हैं और जापान में होते हैं। और मैंने सोचा कि आज इनसे कुछ बात की जाए और मैं चाहता हूं कि एक यूथ का पर्सपेक्टिव भी हमारे सामने आए। ये अपनी एक फर्म भी रन करते हैं नो बॉर्डर्स कंसल्टेंट्स के नाम से, और एक एक्टिव लॉयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान और जापान को कनेक्ट करने में बहुत काम किया है। और मैं इनको थोड़ा पर्सनली भी जानना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि जो बहुत सारे दोस्त देख रहे हैं उनके लिए भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो सके, क्योंकि पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है उसमें बड़े बैरियर्स आते हैं बिकॉज ऑफ एजुकेशन कल्चर और इन चीजों की वजह से। तो सबसे पहले तो हामिद चट्टा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, आपने मुझे आज मौका दिया कि मैं आपके साथ बैठूं और जापान के हवाले से बात करूं, जो कि अमूमन पाकिस्तान के लोगों को उतना जापान के बारे में अवेयरनेस नहीं है, ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के बारे में लोग जानते हैं। थैंक यू बिल्कुल वेरी सही। मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जापान को क्यों चूज किया, और आप क्या समझते हैं कि ज्यादातर लोग तो इंग्लिश स्पीकिंग ममालिक में जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए। और आप ये भी साथ बता दीजिएगा कि जब आप वहाँ एक तो हायर एजुकेशन के लिए जापान गए, फिर आपने जो वहाँ पे जो चैलेंजेस हैं कल्चर फूड जॉब लैंग्वेज हायर एजुकेशन, ये कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? आप क्या बताएंगे पाकिस्तानियों को जो वाकई समझते हैं, जानना चाहते हैं जापान के बारे में? ये बड़ा अहम और दिलचस्प क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। वैसे आई एम लकी इनफ कि मेरी वाइफ जो है वो यहाँ पे पहले पीएचडी कर रही थी जी। यहाँ की एक यूनिवर्सिटी है नगोया यूनिवर्सिटी, वो यहाँ से पीएचडी कर रही थी। तो पहले मुझे भी जापान के बारे में इस हद तक नहीं पता था कि वहाँ पे हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तानीज के लिए। तो और खास तौर पे लीगल एजुकेशन, क्योंकि शायद आप हमारी फैमिली से भी वाकिफ हैं, मेरे बड़े भाई बैरिस्टर हैं, तो वो खुद इंग्लैंड गए अपनी हायर एजुकेशन के लिए लॉ की। तो मेरे ज़हन में भी अमेरिका या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया ही था। तो मेरी वाइफ जो थी वो इधर पीएचडी कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी हमारा लॉ स्कूल जो है वो बड़ा अच्छा रैंक करता है वर्ल्ड में। तो मैं एक प्रोफेसर से इंट्रोड्यूस हुआ जो कि इटालियन थे, लेकिन वो इंग्लिश लॉ फॉर्म में पहले से काम कर रहे थे। तो उनसे मेरी ईमेल पे मैं उनसे कनेक्ट हुआ। तो फिर मुझे पता चला कि जो जापानीज यूनिवर्सिटी है, जो ये मेरी नगोया यूनिवर्सिटी है, ये बहुत सारी रैंकिंग्स में टॉप 100 में आती है। और इसकी जो एक्सपेंसेस हैं वो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज या अमेरिकन या कनाडा यूनिवर्सिटीज की के हिसाब से बहुत चीप है। ये लाइक फोर्थ टाइम चीप है ये यहाँ की एजुकेशन। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज हैं वो पार्ट टाइम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप की बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप 4-5 पाकिस्तानी लाख रुपए में एक छोटा सा कारोबार अपना इनिशिएट कर सकते हैं, जैसे कोई गाड़ी खरीद लें उसको ऑप्शन हाउस में ले जाएं। तो इस तरह की अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैं इसलिए यहाँ पे आया और उसके बाद मुझे बड़ा फायदा हुआ जब मैंने अपनी डिग्री मास्टर्स की पूरी की। तो मैं फिर एक इंटरनेशनल लॉ फर्म में साथ साथ काम करना शुरू हो गया। तो ये मुझे यहाँ पे काफी इसका फायदा हुआ है जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चड्ढा साहब हमें ये भी बताएं कि आप तो चले वहां पहुंच गए, तो ये बताएं कि और हायर एजुकेशन के हवाले से, लेकिन ये कल्चर फूड और हमारी तो खाना पीना और ये कल्चर बहुत मुश्किल है, मुख्तलिफ है इनसे, और जुबान भी नहीं है। तो आप ये जो कल्चरल शॉक्स हैं इनको आपने कैसे अब्जॉर्ब किया? और क्या आम पाकिस्तानी के लिए या वहां पे जॉब करना या वहां के लोगों से कनेक्ट होना कोई आसान काम है? अम, आसान तो दुनिया में कहीं पे भी कुछ नहीं है, लेकिन आप अगर फोकस्ड हो, आप मेहनत करें तो सब आसान है। जहां तक फूड की बात है, वो आपकी बात ठीक है कि हमारा जो टेस्ट है, हम तीखी मिर्चें खाने वाली नेशन है। तो यहाँ पे तो नमक भी नहीं खाने में डालते, तो बहुत एक डिफरेंट टेस्ट है। लेकिन इस डिफरेंट होने का एक अपना मजा है। आप जब उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप एक इंटरनेशनल टेस्ट बड्स डेवलप कर लेते हैं, तो फिर आपको यहाँ के फूड का भी मजा आने लग जाता है। और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत वेलकमिंग हैं। ये अपने आप में एक फुल नेशन है, मेहनती लोग हैं। जब आप इनके अंदर आ जाते हैं तो फिर आप इनकी पेस के आदी हो जाते हैं, और जो कि आपको अपने कैरियर में ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा फायदा देता है। तो कुछ कल्चरल शॉक्स तो यकीनन थे, लेकिन अब टाइम के साथ साथ उनको मैंने भी कोप कर लिया, और भी पाकिस्तानी हैं जो उनको कोप कर लेते हैं। और अपॉर्चुनिटीज तो यकीनन यहाँ पे शानदार है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चड्ढा साहब, ये भी बताएं कि जो नॉर्मली जो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो जब जापानीज सोसाइटी में जाते हैं और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ जापानीज स्टूडेंट के साथ भी इंगेज करते हैं, तो इनको क्या ज्यादातर चैलेंजेस आते हैं, और फिर कैरियर के हवाले से
और एजुकेशन के हवाले से ये कैसे चैलेंजेस को मीट करते हैं? जैसे आपने खुद ही कहा कि चैलेंजेस तो हर जगह होते हैं, पर कहीं भी एडजस्ट करना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी कैरियर अपॉर्चुनिटीज के हवाले जरा कुछ बताएं। अच्छा, जो मेन चीज मैंने देखी है जी, जापान का और पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। जो जापान है ये जर्मन एजुकेशन सिस्टम को ज्यादा परसू करता है या अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम को। तो पाकिस्तान का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अंडरग्रेड वहां से करके आया हूँ, फिर मैंने एलएलबी भी पाकिस्तान में रहते हुए की। वहां का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ज्यादा ब्रिटिश को फॉलो करता है अभी तक। पाकिस्तान में अभी हम उतने अमेरिकनाइजेशन नहीं हुए हैं। तो जो जापानीज नेशन है इनका एक तो अपना तो है ही है, ये साथ जर्मन सिस्टम को बड़ा फॉलो करते हैं, जिसमें उस तरह का एक ट्रेडिशनल लेक्चर सिस्टम नहीं है, क्योंकि क्लास में प्रोफेसर नहीं खड़ा होकर आपको लेक्चर एकदम देना शुरू हो जाता। यहाँ पे एक सेमिनार सिस्टम होता है जिसमें प्रोफेसर भी इक्वली स्टूडेंट होता है बाकी मेंबर्स की तरह। वो भी प्रेजेंटेशन देता है, वो भी क्वेश्चन करता है, वो भी आंसर देता है। तो इस तरह से मिलके एक प्रेजेंटेशन सिस्टम होता है जिसमें आप अपना कोई एक टॉपिक लेके आते हैं और सारे मिलके उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और आप प्रेजेंटेशन देते हैं और क्वेश्चन आंसर होते हैं। और फिर यकीनन आपको अपनी टर्म रिपोर्ट्स लिखनी पड़ती हैं, फिर आपको अपने थीसिस लिखने सबमिट कराने पड़ते हैं। तो वो इतनी को आपको दिमाग को वो रंदा मार देते हैं, पंजाबी में कहते हैं कि आप तैयार हो जाते हैं। फिर आप मार्केट में जब निकलते हैं तो आप तैयार होते हैं और आप चल जाते हैं मजाइल की तरह। वो आपको इतना ट्रेन कर देते हैं। तो इनका एजुकेशन सिस्टम बड़ा अच्छा है, जबरदस्त है। उसमें उस तरह आपका कोई मेमोरी का टेस्ट नहीं है। ये आपकी ये बेसिकली कौम चलती ही स्किल्स के ऊपर है। जो बंदा मेहनती है, स्किलफुल है, वो इधर ऑन है। आपको आपका हाफजा तगड़ा होना जरूरी नहीं है। आप अगर आपके अंदर स्किल्स हैं किसी एक चीज के और आप मेहनती हैं और आपके पास कुछ इनोवेशन है, तो फिर ये आपको कंधों पे उठा लेते हैं। और आपको अगर इंग्लिश अच्छी बोलनी आती है तो आप फिर यहाँ पे बहुत कामयाब है, ये इंप्रेस हो जाते हैं। आपने अंग्रेजी बोल दी तेज तेज और आपके पास कुछ स्किल्स हैं तो आप फिर कामयाब हैं यहाँ पे। अच्छा चड्ढा साहब, ये भी बताएं कि जो पाकिस्तान से लोग जाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया से लोग जो जापान में जाते हैं, जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके लिए क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या हैं वहां पे, इस हवाले से? और जरा पाकिस्तान जापान के हवाले से हमें बताएं कि जापान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, कारोबारी हालात से भी जरा बताइएगा। कि मुझे तो पता चला था रिसेंटली जापान ने हमारे कर्जे माफ कर दिए थे, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा आज के बाद हम आपको कर्जे नहीं देंगे। ये भी कोई ठीक है बात? दो तीन चीज ये बड़े अहम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं इनको पॉइंट वाइज लेता हूं। जो आपने जो गवर्नमेंट लेवल की बात आप जो कर रहे हैं कि जापानीज गवर्नमेंट या हमारी गवर्नमेंट के आपस में टर्म्स क्या हैं, तो वो खास तौर पे जब से ये तालिबान आए हैं अफगानिस्तान में और पाकिस्तान ने उनकी जो स्पोक्समैन बन के पाकिस्तान का रोल जो सामने आया है कि आप इंटरनेशनल स्टेज पे आके तालिबान को उनसे ज्यादा आप उनके स्पोक्समैन हैं। तो वो जो मैंने नोटिस किया है, यहाँ पे मेरा भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, मैं उसको बड़ा बारीकी से पढ़ता देखता हूँ। तो ये पसंद नहीं इन्होंने किया क्योंकि ये अमेरिकन लाइन को टो करते हैं। तो वो पसंद नहीं कर रहे कि आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वर्ल्ड स्टेज पे तालिबान को सपोर्ट करता है। तो वो थोड़ा हिचकिचा रहे हैं हमारी गवर्नमेंट से मामलात अपने डील करने के हवाले से। तो पहले तो जापान ने काफी एजुकेशन सेक्टर में और कुछ पानी के अंदर और काफी इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने किए हैं हमारी, यानी कि जो इनकी जायका अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ा काम कर रही है पाकिस्तान में। आपके भी नॉलेज में उनके प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे गुजरांवाला डिवीजन के अंदर उन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स इस हवाले से किए थे। तो अब वो ऐसा ऐसा हिचकिचा रहे हैं, वो उस हवाले से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और दूसरा ये है कि उन्हें ये फील हुआ है कि ये वो सिंसियर थे, आपके लोग वहां पे काम करने में सिंसियर नहीं है अपनी ही सोसाइटी के अंदर रहते हुए। उस हवाले से उनके कंसर्न तो हैं और अब उतनी ज्यादा वो एक्टिव नहीं रहे हैं। और जो दूसरा आपने क्वेश्चन किया है कि यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए जापान में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वो मैं मुझे जो समझ आती है वो अमेरिका, कनाडा या यूरोप की निस्बत यहाँ पे यंग एंटरप्रेन्योर ज्यादा सक्सेसफुल है। उसकी वजह यह है कि अगर आपको कनाडा में या अमेरिका में या यूरोप में बिजनेस इनिशिएट करना है तो आपको पाकिस्तान का तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपया सरमाया चाहिए अपना बिजनेस इनिशिएट करने के लिए। यानी कि फॉर इंस्टेंस आप एक कैफे बना लेते हैं, एक रेस्टोरेंट बनाते हैं, तो उसके लिए आपको इतना सरमाया चाहिए और उसकी सक्सेस गारंटी नहीं है कि वो आपका कल को कामयाब प्रोजेक्ट होता है या नहीं। उसकी उसके मुकाबले में अगर आप जापान में हैं और आपकी एज अभी लेफ्ट से 25-26 साल है और आप अंडर ग्रेड हैं या आपने इंटर करके आप इधर किसी लैंग्वेज कोर्स में आ गए हैं, तो उसके बाद आपके लिए प्रोस्पेक्ट्स ये हैं कि आपके पास अगर 5-6 लाख रुपया भी सेव हो चुका है पाकिस्तानी या येन जो है, तो आप उससे एक गाड़ी खरीदें, आप वो ऑक्शन हाउस में ले जाएं, उसको सेल करें और आप खुद के अपने आप में एक बिजनेसमैन बन चुके हैं। तो
आप थोड़े सरमाए से इधर एक अपने आप को एक बिजनेस की लाइन में लेके जा सकते हैं, एक यंग एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, और यहाँ पे आप स्किल अच्छे सीख सकते हैं। जो इंजीनियर्स हैं, खासतौर पे मैकेनिकल इंजीनियर्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उनके लिए यहाँ पे बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज हैं। और आपको जब आप इधर आ जाएं, आपको लैंग्वेज की ना हो जाए, तो आपके ऊपर अपॉर्चुनिटीज के बहुत ज्यादा दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेबर शॉर्टेज है इस वक्त। इनको अपनी 12 इंडस्ट्रीज के लिए लेबर की जरूरत है, और उसमें जो 8 कंट्रीज उन्होंने शॉर्टलिस्ट की हैं, उनमें से पाकिस्तान एक मुल्क है जहां से वो कंसीडर कर रहे हैं लेबर को यहाँ पे लेके आने के लिए। तो उसमें यंग जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, कंसीडरिंग के वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे पहुंच जाएं और लैंग्वेज को पढ़ लें, समझ लें, और फिर एक ट्रैक पे चढ़ जाएं, तो उनके लिए बड़ी यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चड्ढा साहब, हमें ये भी बताएं कि जो लॉन्ग रन में जो पाकिस्तानीज हैं वो तो वहां पे टिकना पसंद करते हैं, वो कहते हैं जहां भी जाओ बस टिक जाओ। तो जी ये जी बताइएगा कि इसमें जरा मुझे ये भी इसके सवाल के साथ मैं अटैच करता हूं कि वहां पे एशियंस और भी बहुत होंगे, वहां पे इंडियंस भी बहुत होंगे। तो इंडियंस वहां पे क्या करते हैं और पाकिस्तानी वहां पे ज्यादा क्या काम करते हैं? मैंने बाकी ममालिक में तो बहुत सारा में देखा है कि पाकिस्तानी लेबर करते हैं और इंडियन कारोबार करते हैं। जापान में क्या है कि क्या कोई इस तरह की चीज है यहाँ पे पाकिस्तानी भी बिजनेस करते हैं? सुनने में तो आया था कि बहुत सारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी हैं जापान में। जरा हमें इस हवाले से कुछ बताएं। थोड़ा आपने अब दुखती रग पे हाथ रख दिया है ये बात करके। अब जो इंडियंस हैं जी, वो यहाँ पे प्रोफेशनल जॉब्स करते हैं। वो इंजीनियर्स हैं, वो लॉयर्स हैं, वो डॉक्टर्स भी हैं, यानी कि वो प्रोफेशनल फील्ड्स में, खास तौर पे इंजीनियरिंग में। हमारे पाकिस्तानी जो इधर भाई हैं सारे जो आए हुए हैं, वो सारे कार बिजनेस करते हैं 99.99%। और अब हम जो कुछ यूथ आई है रिसेंटली, जो स्टूडेंट आए हैं, उन्होंने आके थोड़ा ट्रेंड हटाया है, वो और तरह के कामों में इन्वॉल्व हो रहे हैं अब आके, यानी कि प्रोफेशनल फील्ड्स में जा रहे हैं। अभी तक की रेशियो ये थी कि सब इंडियंस प्रोफेशनल थे और सारे पाकिस्तानी गाड़ियों का कारोबार करते थे। फिलहाल तक यही रेशियो थी, लेकिन अब आके इन 2-4 सालों के अंदर थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होने की तरफ जा रहा है। यूथ आ रही है और उनके पास अपने आइडियाज हैं, वो स्टिक नहीं रहना चाहते कि हम सिर्फ कार बिजनेस ही करते रहें, क्योंकि उसके लिए कुछ स्पेसिफिक स्किल या एजुकेशन की जरूरत नहीं है। तो ये जो नए बच्चे आ रहे हैं, ये पढ़े लिखे होते हैं, इनके पास अपनी स्पेसिफिक स्किल्स और एजुकेशन होती है, तो ये चाहते हैं कि हम अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड को परसू करें, उनके अंदर कैरियर बनाएं। तो अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। अच्छा, तो चड्ढा साहब ओवरऑल हमें बताएं कि जो पाकिस्तान और जापान के जो ताल्लुकात हैं, अमूमन मैंने देखा कि पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी एक दफा गए थे, लेकिन कभी पाकिस्तानी वजीर आजम ने इस तरह जापान का विजिट नहीं किया। और ना ही कभी मैंने देखा, बल्कि रिसेंटली मैं देख रहा था, मुझे जापानीज एम्बेसडर मिले, उन्होंने मुझे बताया कि जो जापानीज फॉरेन मिनिस्टर है वो 9 साल के बाद पाकिस्तान आए थे, मेरे ख्याल साल 1.5 साल पहले या 2 साल पहले। तो जी पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात इतने अच्छे क्यों नहीं है? क्या इंडिया की वजह से है? क्योंकि हम हर जगह इंडिया को डाल देते हैं। वैसे तो अभी जो क्वाड क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बना है, जी हाँ। जिसमें जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, तो आप क्या समझते हैं जापान का जो ज्यादा झुकाव इंडिया की तरफ है इस वजह से, या हम क्यों नहीं जापान को इतना एंगेज कर सके? मुझे ये लगता है कि इस खास तौर पे जैपनीज फैक्टर में, जो जैपनीज पॉलिटिक्स है, उसमें इंडियन फैक्टर इतना हावी नहीं है। जब आप पाकिस्तान को कंपैरिजन करें, मुझे नहीं ये फील हुई बात इधर के उस तरह के लोगों के अंदर मिल के बैठ के जो इन चीजों को समझते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को जो यहाँ पे समझते हैं, मेरी उनके साथ सीटिंग होती है, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज को कंसीडर नहीं किया, ये कंपैरिजन नहीं किया गया इनकी डाइट के अंदर या इनकी कैबिनेट मीटिंग्स के अंदर कि इंडिया को कहाँ रखना है और पाकिस्तान को कहाँ रखना है। मुझे ये फील हुआ है कि हम इंगेज नहीं हो रहे हैं इनके साथ। पता नहीं क्यों स्पेस दी हुई है, क्यों हमारी डिप्लोमेसी नहीं है कि हम, हमारा प्राइम मिनिस्टर इधर नहीं आना चाहते हैं, क्यों नहीं वो आया आज तक? उनको आना चाहिए था, या इनके साथ इंगेज होने चाहिए। जैपनीज के अंदर ये माइंडसेट नहीं है इधर के जी, वो आपको इंडिया की वजह से लिफ्ट नहीं कराते या वो इंडिया की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, पाकिस्तानीज की वीजा रेशो जापान में ज्यादा है, ज्यादा पाकिस्तानी एंटर हो रहे हैं इंडियन की निस्बत। अगर ऐसा हो तो जैपनीज आपको उस तरह से वीजा नहीं दें अपने एम्बेसी से, क्योंकि इंडिया तो बहुत बड़ी नेशन है, उनकी तो रेशो ज्यादा होनी चाहिए आपसे इधर। लेकिन उस तरह से आप जब बाहर निकलते हैं, कम्युनिटी को देखते हैं, तो आपको पाकिस्तानी लोग ज्यादा स्टेब्लिश नजर आते हैं बनिस्बत इंडियंस के। और जो इनकी डिप्लोमेसी है उसमें ये नहीं है। मुझे ये लगता है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, हमारा जो फॉरेन ऑफिस है और यहाँ की एम्बेसी है या जो गवर्नमेंट है, वो इंटरेस्ट ही नहीं शायद रखती, या उनको पता ही नहीं, एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे कि जैपनीज जो है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी अच्छी इकोनॉमी है, या इतने स्किल्ड हैं कि ये हमें काफी ज्यादा
फायदा पहुंचा सकते हैं हमारी यूथ को, या हमें ट्रेन कर सकते हैं और हमारे मुल्क में अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आ सकते हैं। मुझे लगता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है उस लेवल पे, जो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे या फॉरेन ऑफिस में इनका ये सिक्योरिटी के हवाले से मुझे लगता है हर चीज को देखते हैं सिक्योरिटी लेंस के हवाले से, तो शायद जापान तो उस हवाले से इनके लिए कारआमद नहीं है, क्योंकि जापान अमेरिकन उस ब्लॉक का हिस्सा है जहाँ पे जो अमेरिका कहेगा वो वही करेगा सिक्योरिटी के हवाले से। तो मुझे ये लगता है कि ये सिक्योरिटी लेंस में जापान को नहीं देख पाते हैं, उधर इनको ये नजर नहीं आता, तो इस हवाले से इन्होंने ट्रेड और बाकी सारे लिंक्स को भी डिस्कनेक्ट करके रख दिया हुआ है। चले, अब बहुत शुक्रिया जनाब हामिद चट्टा साहब फॉर मेकिंग अस अंडरस्टैंड पाकिस्तान जापान रिलेशंस, और एट द सेम टाइम आपने मदद की हमें समझने में कि जो पाकिस्तानी जापान जाएंगे वो किन फील्ड्स में जा सकते हैं, वहां पे क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह इंगेज होना पड़ता है, कल्चरल बैरियर, कल्चरल शॉक क्या है, और डेफिनेटली इसके लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क को जिसमें तकरीबन 60% यूथ है, बहुत सारी चट्टा साहब अपॉर्चुनिटीज हैं, और मेरा ख्याल है यू आर वर्किंग अ लॉट फॉर कनेक्टिंग बोथ द कम्युनिटीज। थैंक यू वेरी मच इसके लिए भी, और थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग द टाइम फॉर माय शो। थैंक यू वेरी मच कमर जीमा साहब, आज आपने इतनी दिलचस्प गुफ्तगू की और मौका दिया कि मैं पाकिस्तान और जापान के हवाले से बात कर सकूं और यूथ को अवेयर कर सकूं कि वो जापान को अपने लिए चूज करें अपनी हायर एजुकेशन के लिए और अपने कैरियर के लिए इधर आए। उस हवाले से हम उनकी कोई हेल्प कर सकते हैं तो आई एम देयर, ऑलवेज देयर फॉर देम, दे कैन अप्रोच मी थ्रू योर एनी प्लेटफॉर्म। तो मैं जो भी रोल प्ले कर सकता हूँ मैं उसके लिए चाहूंगा कि मैं उनकी हेल्प करूं, और वो जरूर कंसीडर करें जापान को अपने कैरियर के हवाले से, चाहे बिजनेस है, चाहे जॉब है, चाहे हायर एजुकेशन है, क्योंकि ये चीप है, यहाँ पे बिजनेस आसानी से हो सकता है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ भी लोगों को मिसकम्युनिकेशन है कि पीआर नहीं जापान देता, ये एक मिसकम्युनिकेशन है, जापान पीआर देता है, जो टैक्स पेयर है उसको देता है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने ये आज ये बातें की हैं और मुझे भी सुना है आपने, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।